बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं मैथ 623 की मिड टर्म की तैयारी के लिए जो बुक मिड टर्म यानी 57 तक जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो MCQs बनेंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी कि MCQs को साथ साथ मैं समझाता भी जाऊँ, लेकिन थोड़ा मैं फास्ट भी जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अगर आप इस वीडियो में जितने भी MCQs मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आप कर लें तो यकीनन गारंटी से आप 90 या 80% MCQs में से ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 MCQs। जी, टेंसर कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है और जिसके मैंने क्या होते हैं? स्ट्रेच। ठीक हो गया, MCQs नंबर 1 हो गया। MCQ नंबर 2 जो है वो JW गिब्स ने 1884 में डायडिक और प्लायडिक यानी डायडिक और प्लायडिक का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डायडिक का क्या मीनिंग है, यानी जिसका मतलब है दो पार्ट, और डायडिक प्लायडिक का क्या मीनिंग है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। MCQ नंबर 3 है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्रिस्टल में स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्टडी किसने की? तो W वाइट ने की। MCQ नंबर 4 है कि सबसे पहले किसने टेंसर का वर्ड यूज़ किया? तो वो रिची था जिसने टेंसर्स का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, यानी रिची के कॉन्सेप्ट ही को लेके उसने ग्रासमैन ने और आइंस्टाइन ने टेंसर का वर्ड यूज़ किया। सर, ये रिची का कॉन्सेप्ट था, तो लेकिन वर्ड किसने यूज़ किया? ग्रासमैन ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है जी, नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। MCQ नंबर 5 है कि जो वेक्टर हैं उसमें कितनी चीज़ें चाहिए? तो ये आपसे पूछ भी सकता है कि इट्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस। ठीक है, MCQ नंबर 6 है m पावर इज n यहाँ पर किसको शो कर रहा है और m किसको शो कर रहा है? n जो है वो इंडिसेस को शो कर रहा है और m जो है वो डायमेंशनल स्पेस को शो कर रहा है, यानी 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, और n जो है वो इंडिसेस को शो करेगा। ठीक है जी, MCQ नंबर 7 है वेक्टर का रैंक कितना होता है? जी 1 होता है। ठीक है, और इसमें एक इंडेक्स आएगा। ठीक है, और टेंसर का रैंक कितना होगा? 2 होगा। जी, MCQ नंबर 8 है, ये आपको एक पेयर दे सकता है, पेयर नहीं बल्कि 3 नंबर का ये एक आपको 3 नंबर दे सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कितनी डायमेंशनल है? तो ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल स्पेस होगी आपकी। ठीक है, ये आपका x होगा, ये y होगा और ये z होगा। जी स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 9 टेंसर फ्लो से रिलेटेड बनाया हुआ है। तो ये जो टेंसर फ्लो है, क्या टेंसर फ्लो इज़ एन ओपन सोर्स है, एंड टू एंड प्लेटफॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यानी ये मिस करके ये कौन सा है? ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है, ये डिफरेंट टाइप के MCQs बन सकते हैं। ठीक है, और किसके लिए बनाया जाता है? मशीन लर्निंग के लिए। आई थिंक 9 हो गए, सॉरी पीछे 8 था, अभी ये वाला 10 आएगा। MCQ नंबर 10, ये MCQ नंबर 10 आ गया। अच्छा, अब सबस्क्रिप्ट नीचे लिखते हैं, जो यानी इंडेक्स नीचे लिखा जाता है उनको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो ऊपर लिखा जाता है उनको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में हम वर्ड लिखते हैं IJ के वगैरह, इनको हम इंडिसेस का नाम देते हैं।
MCQ नंबर यहाँ पर ये 11 है, ये 12 है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 11 में अब अगर तो आपका इंडेक्स फ्री है तो वो कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू लेगा। ठीक है, और अगर आपका इंडेक्स डमी है तो वो रिपीटेड वैल्यू लेगा। ये मैं आपको लेक्चर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। जी, MCQ नंबर ये 13 आ गया। अच्छा जी, ये आपको अगर वेरिएशंस दी हों 1 2 करके तो ये पूछा जा सकता है कि कितनी टर्म्स हो सकती हैं। यानी एक M एंड P में वेरिएशन आपको दे रहा है, M की वेरिएशन 1 है और P की वेरिएशन 2 है, तो उस हिसाब से आपकी टर्म्स का पूछेगा कि कितनी टर्म्स होंगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आपकी टर्म्स जो हैं वो 4 होंगी। ठीक है, कैसे 4 होंगी ये देखिएगा, I और J वेरिएशंस हमने 1 और 2 दी हुई हैं, यानी I और J में वेरिएशंस हमने दे दी हैं। जब ये वेरिएशन देंगे तो वेरिएशन करने के बाद आपकी 2 इक्वेशन ये बनेगी और 2 इक्वेशन ये बनेगी, बल्कि ये इक्वेशंस बनेगी, हमने टर्म्स देखनी है। तो 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, 4 ही टर्म होंगी, आप देख के देख लीजिएगा। ये मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, अभी जस्ट हम MCQs करेंगे। अच्छा, आई हैव मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, ये किसके वर्ड है? ये वर्ड है हमारे आइंस्टाइन के। ये पूछा जा सकता है आपसे। जी, तो वैलिड और इनवैलिड के बारे में भी एक MCQ पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी इक्वेशन वैलिड है और कौन सी इक्वेशन जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये M इधर भी आ रहा है, M इधर भी आ रहा है, तो ये 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक टर्म के अंदर में आ सकता है। सर ये वैलिड है, ये वाली जो है ये वाली इनवैलिड है। एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में आपसे 1 की जगह 3 4 ऑप्शन पूछ सकता है, 1 2 3। तो मोर देन 1 समेशन इंडेक्स, यानी एक में एक से ज़्यादा इंडेक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन में। ये आई थिंक आपका 14 हो गया, ये 15 आ गया। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने के लिए, यानी आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, एक्सप्रेशन दिया जाए, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, टर्म कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम डमी इंडेक्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी, ये 16 आ गया। अच्छा, आपको ये सिंबल दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सिंबल है, तो ये क्रोनिका डेल्टा सिंबल है। ओके, और क्रोनिका डेल्टा सिंबल में आपको पता है ये मैट्रिक्स होता है आपका 1 1, यानी अगर ये दोनों बराबर हों, जैसे AI 1 1 है ना, I और J के बराबर हो तो 1 होता है, ना हो तो 0 होता है। जी, ये क्रोनिका डेल्टा सिंबल क्या कर रहा है? इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ एनिहिलेटिंग द ऑफ डायगोनल टर्म्स, यानी जो ऑफ डायगोनल टर्म्स होते हैं, यानी डायगोनल के अलावा जो टर्म्स होती हैं, ये उसको इफेक्ट को इनहिलेट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है ये। ठीक है ना, जी। परमुटेशन सिंबल, अब परमुटेशन सिंबल किसने बताया? लेविस विटा ने। इसको लेविस विटा सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, परमुटेशन में 3 इंडेक्स होते हैं, जैसे ये वाला सिंबल है, ये आपका परमुटेशन सिंबल है। ठीक हो गया।
ये आपका MCQ 18 हो गया। अच्छा, अगर रिवर्स ऑर्डर में जाएं तो परमुटेशन -1 क्या आएगा, और अगर साइक्लिक ऑर्डर में जाएं तो परमुटेशन +1 आएगा। ये याद रखना है आपने। ये MCQ नंबर 19 हो गया जी। अब ये याद रखना है कि परमुटेशन सिंबल और क्रॉनिक डेल्टा सिंबल का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट में भी दे के आपसे पूछ सकता है। जी, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दी हों तो उनका प्रोडक्ट कैसे आएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स मिल जाता है, ठीक है। और साथ में आई जे जो है आई चूँकि ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने बोला कि ये पहला इसके साथ मिल जाएगा। या आप इसको अगर ऐसे भी रहने दें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने आई जे की जगह क्या लगा दिया, आर लगा दिया, और फिर आर रिपीट हो रहा है, बी आर कर दिया और जे कर दिया, ठीक है। और एम के ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर हो तो वो किसके इक्वल आएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स हम बोलेंगे, यानी ए बी एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, अगर वो आइडेंटिटी आ जाए मल्टीप्लाई करने से। ये 20 हो गया। ए बी ट्रांसपोज ये आपने पढ़ा भी हुआ है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। MCQs नंबर 21। तो रोटेशन मैट्रिक्स आपने याद रखना है, काज साइन साइन काज, और ऊपर वाले में माइनस आ जाएगा, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स। इसी तरह अगर ए 180 में रोटेशन हो तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, शेप को स्लांट करना, ये पूछा जा सकता है कि शेप को स्लांट करना क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। ये 23 हो गया, ठीक है जी। शेप जब स्लांट करते हैं तो वो शेयरिंग कहलाती है, और इसको स्क्यूइंग भी कहते हैं, शेयरिंग को हम स्क्यूइंग भी कहते हैं। जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, तो ये 3 ऑप्शन दे के ये अभी आपसे पूछ सकता है कि ये ऑल ऑफ अबव, या ये भी पूछा सकता है कि ऑल आर गिवन, यानी तो उसमें आपका ऑल ऑफ गिवन आएगा। तो ये आपका MCQ नंबर 25 हो गया जी। ये आपको पूछा जा सकता है कि एक्स वाई, अगर ये एक यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जी दी हों, और एक्स वाई और यू वी किसके कोऑर्डिनेट हैं कैमरा वाले सिस्टम में, तो ये एक्स वाई जो है फिल्म कोऑर्डिनेट्स हैं, या पिक्सल कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, यू वी, ठीक है। ये कितना हो गया, 26 हो गया। जी, आई जे के को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E1 E2 E3 से, इन टेंसर नोटेशन, ठीक है। ये 27 हो गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसका आगे भी इस्तेमाल होगा कि x जो है वो एक्स आई ई आई, ई यूनिट वेक्टर आई के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये आपका डमी इंडेक्स बन जाएगा ना, तो इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, ठीक हो गया। ये 28 हो गया, सॉरी। जी, ये 29 हो गया। ये फार्मूला आप नीचे हम देखेंगे इसको, तो इस फार्मूले में ये जो अल्फ़ा होगा ना, अल्फ़ा आई जे, जिसको हम
डेल्टा सिंबल, क्रॉनिक का डेल्टा सिंबल भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स कहलाएगा। तो ये इस तरह पूछा जा सकता है, कोएफिशिएंट को मिस करके डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। 29 हो गया जी। MCQs 30, MCQs 30 में आपको यूनिट वेक्टर ई यानी टिल्डा वाले से जो हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, जो न्यू आप कह लें कि टिल्डा वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर ई है, अगर जे हो तो वो दूसरे वाले में क्या आएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और अल्फ़ा आई जे आ जाएगा साथ, क्लियर है। इसी तरह मैंने जो ग्रीन है उनको MCQs में ऐड किया हुआ है। 31 आ गया था। ये हमें ऑलरेडी पता हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। ये 32 टिल्डा में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो कर्विलिनियर सिस्टम होता है वो ऑर्थोगोनल हो भी सकता है, ऑर्थोगोनल नहीं भी हो सकता है। यानी उनके जो बेसिस वेक्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी मैग्नीट्यूड क्या 1 हो। तो ये कर्विलिनियर सिस्टम में पूछ सकता है, मे और मे नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये 33 आ गया, वो 32 था हमारा। अच्छा, अब ये देखेंगे कि ऑर्थोगोनल कौन कौन से सिस्टम में नहीं होता। सिक्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल नहीं होता। इस तरह जो एलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होगा ऑर्थोगोनल नहीं होगा। तो बाकी आप याद रख लीजिएगा कि बाकी ऑर्थोगोनल है, सिंपल। ये दो ऑर्थोगोनल नहीं है जी। E1 हैट, ये याद रखना है आपने, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है पीछे, FSC में भी पढ़ा हुआ है, यू वेक्टर होता है और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। इस तरह ये वाला पहले का पार्शियल आर और पार्शियल U1 पहला कोऑर्डिनेट और उस कोऑर्डिनेट से हम डिवाइड भी करेंगे। इस तरह E2 और 3 भी निकाल सकते हैं आप। ये MCQ 36 हो गया। और ये जो नीचे वाला होगा इसको हम H का नाम देंगे। अगर पहला होगा तो इसको H1 का नाम देंगे, दूसरा होगा तो इसको H2 का नाम देंगे। यानी यहाँ पर U2 आएगा तो H2 आ जाएगा, U1 होगा तो H1 होगा, U3 होगा तो H3 हो जाएगा। कितने हो गए, 37 जी, ये 38 आ गया। E1 की भी सेम एज इट एज ही यूनिट वेक्टर की तरह वैल्यू आएगी। यहाँ पर जस्ट डेल आ जाएगा। ठीक है, नेबुला यहाँ डेल आ जाएगा, U1 ओवर डेल U1, इसमें ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा साथ U1 का। ठीक है जी। अच्छा, अगर दोनों कर्विलिनियर सिस्टम में ऑर्थोगोनल हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, E1 E1 के बराबर आ जाएगा, यानी दोनों सिस्टम ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर रखते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये 1 है तो वो, अगर ये 2 है तो वो 1/2 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 30, ये 40 हो गया, ये 39 हो गया हमारा MCQ। और ये अगर यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल हो तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट का 0 होगा, अगर एक जैसे हो तो 1 होगा, 2 का तो 1 होगा। ये 41 आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में E1 E2 E3 अगले के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको उल्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सही है, E1 E2, अगर ये E2 E1 क्रॉस E1 लेफ़्ट हैंड में करें तो लेफ़्ट हैंड में ये माइनस में आ जाएगा, बाकी सारा वैसे का वैसे रहेगा। ये 42 राइट हैंड वाला याद रखिएगा प्लस में आएगा, और 43 जो है वो माइनस में आएगा। अच्छा, जो कैपिटल C है इसको हम कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट कहते हैं, और जो स्मॉल c होगा उसको हम कोवेरिएंट कंपोनेंट का नाम देंगे। 43 और ये MCQ नंबर 44।
ठीक है जी, कैपिटल सी। ये क्वेश्चन आपको दे के पूछा जा सकता है कि ये कौन से सी कौन से हैं, कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट है। स्टूडेंट्स ये डी एस स्क्वायर यानी आपको आर्क लेंथ निकालनी हो कर्वीलीनियर सिस्टम में, तो इसका फार्मूला ये डी आर डॉट डी आर कर्वीलीनियर में याद रखना है, हर एक में अलग अलग होगा। ये 45 हो गया। इसी तरह ये 46 हो गया। एच की फॉर्म में ये आपका आ जाएगा डी एस स्क्वायर एच वन स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर एच टू स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर। और इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी एच वन एच टू एच थ्री डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये आपका 47 MCQ नंबर हो गया जी। जैकोबियन मैट्रिक्स आपने सीखा हुआ है। 48 पार्शियल एक्स पहले ऊपर लिख लें, पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल वाई पार्शियल वाई, फिर u1 u2 u3 u1 u2 u3 u1 u2 u3। तो अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल होगा तो आपने नीचे वही उसी के हिसाब से लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट 49 आएगा। फ्रेंड मैंने कोशिश की है कि पूरी बुक को अच्छे तरह से पढ़ के जो आ सकते हैं MCQ वही मैंने हाईलाइट किए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। डेल ऑपरेटर है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको ये दे के पूछा जा सकता है कि यह क्या चीज़ है, ग्रेडियंट है, ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो ये डॉट वाला डाइवर्जेंस होगा, क्रॉस वाला कर्ल होगा, सी से कर्ल, सी से क्रॉस और डी से डाइवर्जेंस। ठीक है, और स्क्वायर वाला लैप्लासियन होगा जी। ये डेल साई की वैल्यू पूछी जा सकती है आपको कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट में, आम कोऑर्डिनेट में नहीं बल्कि कर्वलीनियर में। सारा वही आ जाएगा साई लगा के, लेकिन हर एक के साथ h1 h2 से डिवाइड भी किया जाएगा जी। ये इसकी कीमत पूछी जा सकती है। डेल से क्रॉस हो यानी ग्रेडियंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करें डेल का तो वो 0 होता है। ये आई थिंक 50 हो गया आपका MCQ नंबर। अच्छा, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेफरेंस पॉइंट जो है उसको हम पोल का नाम देते हैं पोलर एक्सिस में। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है O से P तक उसको हम रेडियस का नाम देते हैं या रेडियल कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। ठीक है जी, और एंगल को हम एंगुलर कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। ये इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होंगे वो आर, थीटा और जी होंगे। मे बी आपको भी पिक्चर भी दी जाए, पिक्चर में ये चेंज भी कर सकता है, आर की जगह हो सकता है रो लगा दे, उसी हिसाब से आपके इस सिस्टम के पॉइंट बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और जी इक्वल टू जी, जी चेंज नहीं होगा। सही है, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ऑब्वियसली, या 0 भी हो सकती है। थीटा भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए या 2 पाई से लेस होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है। और जी की वैल्यू इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान होनी चाहिए।
आई थिंक ये 51 हो गया आपका। ये आपका 52 हो गया। अच्छा, ये ई आर यूनिट वेक्टर की किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल सिस्टम में आपसे पूछी जा सकती है यूनिट वेक्टर ई आर की कीमत। तो उसी तरह यूनिट वेक्टर आपको पता ही है, ये आर है तो यहाँ पर नीचे आर आ जाएगा, पार्शियल आर ओवर आर, पार्शियल आर ओवर आर, और पार्शियल आर ओवर आर आप निकाल लें, यहाँ पर निकल आएगा, तो साइन थीटा आई प्लस साइन थीटा जे निकल आएगा। इस तरह हम थीटा के हिसाब से लेंगे तो नीचे अब आर की जगह थीटा आ जाएगा, सिंपल। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कि आर बराबर किसके होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है, एक्स कास थीटा प्लस एक्स होता है ना आपका आर कास थीटा, तो इसी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और वाई होता है आपका आर साइन थीटा, और आर होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कीमत निकल आएगी, आर कॉमन आ जाएगा, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी आयोटा नहीं है इसमें, साइन थीटा सिंपल आ जाएगा। सो फाइनली थीटा के हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा जे। इसमें जस्ट फ़र्क ये है कि साइन के साथ माइनस है, तो यानी एक दफ़ा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कास थीटा जे माइनस साइन थीटा आई, यानी चेंज हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएंगे, ये बाकी सारा वही रहेगा, यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगी, आई के साथ जे और जे के साथ आई, और साथ में साइन भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स नोटेशन इसकी याद रख लीजिएगा, सेम ही है, साइन कास साइन माइनस साइन और कास थीटा, बाकी 1 1 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को अगर मैट्रिक्स में लिखना हो तो ये आई थिंक 53 आपका बन गया। इस तरह जैकोबियन को एच की फॉर्म में हम लिख सकते हैं H1 H2 H3, ये भी याद रखना आपने, मैट्रिक्स में तो आपने देखा ही था। आगे जी स्फेरिकल ने सिलेंड्रिकल, या अभी इसमें और देख लेते हैं जो MCQ बन सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट 21 लेक्चर या टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए MCQ से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं 54, और ये आपका 55 MCQ नंबर आ जाएगा। अच्छा, एफिन टेंसर, एफिन टेंसर्स में क्या होगा कि जो आपके रिजल्टिंग एक्सिस होंगे ना, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। नहीं जा रहा, अच्छा ये एंड पे कर दिया हमने, चलें जी। सिलेंड्रिकल हो गया। अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसमें भी ये देखिएगा आर थीटा, और यहाँ पर आई थिंक जी था, लेकिन यहाँ पर फाई आ गया, तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आ जाएगा आपका। ये 55 MCQ हो गया, और ये यहाँ पर पिक्चर भी दी होगी आपको, सही है। अगर ये यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर फाई है तो फाई आ जाएगा। मे बी वो एंगल चेंज कर सकता है, यहाँ पर हो सकता है फाई दे दे, यहाँ पर थीटा दे दे, तो आपने अकॉर्डिंगली MCQ को हल करना है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा था सिलेंड्रिकल में। अब स्फेरिकल में x = r sin थीटा cos फाई साथ में, अब
कह लें कि मल्टीपल होगा दोनों का, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, यानी y में दोनों साइन आएंगे, x में एक साइन और एक काज फाई आ जाएगा। साइन पहले आएगा, साइन थीटा ये याद रखना दोनों में पहले आएगा, और z में क्या आएगा आपका आर काज थीटा, z में एक ही आएगा। उसमें भी आप देखिएगा कि जो सफेरिकल थे ना, सॉरी सिलेंड्रिकल, उसमें x क्या था, अगर मैं आपको उसका ट्रिक बताऊं, x क्या था आर काज थीटा, y क्या था जी आर साइन थीटा, यही था ना, और z क्या था, z सिंपली था z के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये था सिलेंड्रिकल में, ठीक है, सिलेंड्रिकल में ये था। स्फेरिकल में आपने सिंपली हर एक के साथ क्या करना है, साइन ऊपर वाले के दोनों के साथ साइन ऐड कर देना, ठीक है, साइन थीटा, यानी यहाँ पर ये आर कास थीटा ना, तो यहाँ पर ये थीटा, तो चूंकि यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे साइन थीटा, और इसमें जस्ट आपने क्या करना है आर साइन थीटा नहीं करना, इसमें आर कास थीटा ऐड कर देना, देखिएगा वही चीज़ बन गई है। क्लियर हो गया। अब जस्ट यहाँ पर आपने नोटेशंस चेंज करनी है कि फाई कहाँ लगाना है और थीटा कहाँ लगाना है, तो कास के साथ यहाँ पर फाई आ जाएगा और यहाँ पर साइन के साथ फाई आ जाएगा, ठीक है, बाकी तो सारी वही चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह ये 56 हो गया, ये 57 हो गया, ये 58 MCQ हो गया। आर की वैल्यू उसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र था, इसमें चूंकि जी भी आ गया, जी की वैल्यू भी है तो जी भी ऐड हो जाएगा। टेन थीटा उसमें क्या होता था, वाई स्क्र ओवर एक्स था, लेकिन इसमें एक्स और वाई वाले ऊपर आ जाएंगे, नीचे जी आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा की बात करें, टेन फाई वाई और एक्स आएगा एज इट एज, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है जी। तो ये 57, ये 58 और ये 59 MCQ हो गया। ये 60 आ गया। जकोबियन मैट्रिक्स को हम आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ था क्या होता है H1 H2 H3, तो जब ये वैल्यूज़ दी होंगी तो ये पेपर में दी जा सकती हैं वैल्यू, तो उसको आप हल करके ही लिख सकते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 61, ठीक है। उसमें तो हम करते थे ना 1/h, इसमें सिंपली डेल साई में इसके जो यूनिट वेक्टर होंगे ना आर थीटा और साई के हिसाब से साथ लगा देंगे, सही है। इसमें 1/r आ जाएगा, इसमें 1/r साइन थीटा आ जाएगा, और इसमें 1/1 आ जाएगा। इसी तरह ये आपका डाइवर्जेंस आ जाएगा, डेल डॉट ए, एक कर्ल आ जाएगा, इनके फार्मूले याद रखने हैं आपने। आर वेक्टर आर ई आर के बराबर होता है 64 आ गया। इस तरह वेक्टर वी किसके बराबर होता है, ये याद रखना है आपने 66। इसी तरह ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, किस में, अभी हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं उसमें है। 66 हो गया, ये नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये आप मैनेज कर लीजिएगा बाद में। अच्छा, अब ये जो ऐसे टेंसर जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, ठीक है, यानी चेंज नहीं होते। ये 67। अच्छा, कंपोनेंट जो है वो
वन ऑफ द टू वेज, दो तरीक़ों से चेंज होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। ये 68 हो गया। अच्छा, कंट्रावेरिएंट को हम टेंजेंट वेक्टर भी कहते हैं, 69 हो गया। और ये वेलोसिटी वेक्टर भी टेंजेंट या कंट्रावेरिएंट की एग्जांपल है। ठीक है जी। अच्छा, द मैट्रिक्स दैट ट्रांसफॉर्म द वेक्टर कंपोनेंट मस्ट बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दैट ट्रांसफॉर्म द बेसिस वेक्टर। अगर किसी मैट्रिक्स के बेसिस वेक्टर को चेंज किया गया तो वो मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए या इनवर्स होंगे। ये हमें पता ही है कि कंट्रावेरिएंट को अपर इंडिसेस से डिनोट किया जाता है, यानी इसके ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, जो कंट्रावेरिएंट होते हैं। अच्छा, जो कोवेरिएंट है उनको ड्यूल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है जी। और कोवेरिएंट की एग्जांपल क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है वो आपका कोवेरिएंट वेक्टर होता है और इसको लोअर इंडिसेस से डिनोट किया जाता है। ये आई थिंक 72, ये 73 और ये 74 MCQ बन गया। कंट्रावेरिएंट जो है वो पैरेलल होते हैं। इसमें देखिएगा ज़रा, ये 75 और ये 76 जी। ये जो है कोवेरिएंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस के, और कंट्रावेरिएंट जो है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, नॉन ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल नहीं है। ये हमें पता ही है, A1 A.E1 के बराबर होता है। ये कैसे निकाला है, ये हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था कि अगर x E है तो ये बराबर होगा किसके, हमने वो पढ़ा था अभी, ये अगर x वेक्टर है ना, पीछे पढ़ा था, तो ये आपका EI के बराबर होगा, x EI के। ठीक है, तो ये 76 हो गया, ये 77 हो गया। इसी से A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू भी 73 हो गई, 77 78 वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर लॉ ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर्स, इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हम देख लेते हैं। ए टिल्डा हो तो ये याद रखना है कि ये ए टिल्डा ये कौन सा है, आपका कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है। तो ए टिल्डा कंपोनेंट आई, यानी ए ऊपर आर आ जाएगा, पार्शियल एक्स टिल्डा पार्शियल एक्स आर, यानी अगर यहाँ पर आ रहा है तो नीचे भी आर आ जाएगा। ठीक है, और ये अगर आई वाला है तो ऊपर टिल्डा ही आना चाहिए, अगर ये टिल्डा है एक्स ऊपर टिल्डा वाला आना चाहिए। ठीक है, ये 79 हो गया। इस तरह देखिएगा, ये भी टिल्ड है, आई है, तो ये किसके लिए, कोवेरिएंट के लिए है। कंट्रावेरिएंट में टिल्डा ऊपर है, जबकि कोवेरिएंट में क्या, टिल्डा नीचे है। ठीक है, और उसमें सारे सिंबल्स आपको पता है नीचे आ जाएंगे। यानी ये ए आर जो है ना, ये आपका कौन सा है, कोवेरिएंट है। और पार्शियल एक्स इसको आप उल्ट कर देंगे, आप रेसिप्रोकल कर देंगे, जो आपका कंट्रावेरिएंट में था उसको ऊपर ले जाएंगे। ये देखिएगा, कंट्रावेरिएंट में क्या था, आर ऊपर आ जाएगा और एक्स वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 80 हो गया, MCQ नंबर 80। इसी तरह TIJ, अब टू इंडिसेस में हो गया TIJ अगर, तो ये आपका कौन सा है, कंट्रावेरिएंट है। कंट्रावेरिएंट में मैंने बोला कि टिल्डा वाले ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, टिल्डा वाले ऊपर आ जाएंगे और दूसरे नीचे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने कोवेरिएंट करना है तो टिल्डा वाले नीचे आ जाएंगे, ये बाकी दो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको RS को कैसे आपने मैनेज करना है, पार्शियल आर वाला पहले आ जाएगा, पार्शियल एस वाला बाद में आ जाएगा।
क्लियर हो गया, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। या आई थिंक 83 हो जाएगा। मिक्स्ड टेंसर देखिएगा, मिक्स्ड में आई जे यानी कोवेरेंट भी और कंट्रावेरेंट भी है, तो इसमें भी एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। आई वाला टिल्डा ऊपर आ जाएगा और ये जे वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। कह रहे जी ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट कंट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर हो गया, ये ऑर्डर 2 करके आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। वीडियो स्टूडेंट लंबी हो गई है, मैं थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा। अब कह रहा है जो करानी का डेल्टा है ना, वो मिक्स टेंसर बनाता है ऑर्डर 2 का। ये याद रखिएगा, टी टिल्डा जे जकोबियन और ट्रांसफॉर्मेशन जे ट्रांसपोज इसके बराबर होता है। स्केलर इज अ टेंसर रैंक 0, हमें पता ही, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमें पता है कि टेंसर जब वो इनवेरिएंट होता है, ये भी हमें पता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये दिया और ये पूछा जा सकता है कि मिक्स टेंसर जो है वो ऑर्डर 2 का वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, तो वो इनवेरिएंट है। ये आई थिंक 90 हो गया, मैं देख नहीं रहा अभी। अच्छा, ये कोवेरिएंट है, ये कैसे में पता चला कोवेरिएंट है, क्योंकि ये देखिएगा नीचे आ रहा है आपका टिल्डा का, ठीक है। अच्छा, अब एडिशन कैसे करते हैं, अगर दो वेक्टर दिए हों या दो टेंसर दिए हों T1 T2 और अल्फ़ा करके, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये इसका कौन सा प्रोडक्ट है, एडिशन है, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह अभी हम आउटर प्रोडक्ट देख लेते हैं, इनर प्रोडक्ट भी था आई थिंक इसके पीछे, नहीं अभी इनर प्रोडक्ट आगे देखेंगे, पहले आउटर प्रोडक्ट देख लेते हैं। आउटर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो अगर दिए हुए हैं टेंसर एस और टी, तो एस टी को मल्टीप्लाई हमने करना है, ये एस आ गया, ये डॉट टी आ गया, ठीक है। अब चूंकि ऑर्डर 2 होता है टेंसर्स का, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर 2 है, ऊपर नीचे है ना, तो ऑर्डर 2 है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। तो यानी ये पहले वाला प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इसमें एक कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट होगा। अब कौन सा कोवेरिएंट और कौन सा कंट्रावेरिएंट है वो हम देखेंगे। ये इस तरह अरेंज करना है, पहले कंट्रावेरिएंट फिर कोवेरिएंट, कंट्रावेरिएंट फिर कोवेरिएंट, इस तरह यानी करना है आपने। यानी यह कह रहा है कि एस एंड टी कंट्रावेरिएंट, यानी एस एंड टी अगर ये कंट्रावेरिएंट हैं आपके ऑफ ऑर्डर पी प्लस क्यू के, एंड कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर क्यू प्लस एस के, यानी ये कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट हो सकते हैं, ठीक है। यानी पी प्लस आर जो है, यानी ये वाला, ये कौन से हैं, कंट्रावेरिएंट है। पी प्लस आर लेंगे तो ये कंट्रावेरिएंट होगा, नहीं पहले मैंने आपको बोला था ना, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, और क्यू प्लस एस लेंगे तो ये आपका क्या आएगा, कोवेरिएंट आएगा। इसी तरह अगर इनर प्रोडक्ट निकालें, इनर प्रोडक्ट का फार्मूला याद रख लीजिएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस माइनस 2 आ जाएगा इसमें जस्ट। जी कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन में क्या होता है कि इनर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं और एक सिंगल टेंसर लेते हैं, तो उसको में यानी ज़्यादा टेंसर्स को लेके प्रोडक्ट करके एक सिंगल टेंसर लिया जाता है। ये आई थिंक 100 तक आपके एमसीक्यूज़ हो गए हैं। आगे देख लेते हैं चंद एक और, फिर आगे इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनको। और ये भी याद रखिएगा कि एनी कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स टी इज इक्वल टू टी आई रिजल्ट इन अ कोवेरिएंट वेक्टर, वो भी कोवेरिएंट ही में रिजल्ट देते हैं, ठीक है जी। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर में भी कैरेक्टराइज द कंट्रैक्शन ऑफ देयर आउटर प्रोडक्ट, यानी इनर प्रोडक्ट जो है ना, वो दो आउटर प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इनर प्रोडक्ट मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं दो आउटर प्रोडक्ट का जो कंट्रैक्शन होता है वो आपका क्या होगा,
एक इनर प्रोडक्ट आएगा। ये भी कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो अगर करेंगे दो से ज़्यादा टेंसर्स को, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक टेंसर ही होगा। सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होंगे? सिमेट्रिक टेंसर्स अगर ए आई जे है तो जे आई अगर इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इस तरह इंडेक्स ऊपर नीचे भी दिए जा सकते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, ये सिमेट्रिक की इक्वेशंस है। और ये रैंक 2 कब होगा? जब 1/2 n इंटू n प्लस 1 डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, तो उस सूरत में इसका रैंक क्या होगा? 2 होगा। इसी तरह नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक में बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। जी, ये ए आई जो को हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, किससे ज़ाहिर करते हैं? ये मॉडुलस के अंदर लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय डी कर देते हैं। यानी ये कोफैक्टर निकालने का फार्मूला, सॉरी ए आई जे डिफाइन बाय ए आई जी हमने निकालना हो तो ये किस तरह निकालेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, जो कि रेसिप्रोकल होगा किसके? ए आई जे का। ठीक है जी। स्टूडेंट्स देयरफॉर रिजल्टिंग एक्स इज नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हमने पढ़ दिया हुआ है पहले भी, एफ एन का जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते। चलें जी, इसको हम कर लेते हैं कि ये सपोज 105 MCQ आपके हो गए हैं। चलें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अच्छा, ये एंड है जी स्टूडेंट्स। ये डी एस स्क्वायर डी एक्स डिस्टेंस फार्मूला है, डी एस स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है, मीट्रिक्स में, मीट्रिक टेंसर में ये डिस्टेंस फार्मूला है आपका। और इसी तरह ये भी डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, कब? जब ये क्या कर दिया जाए, इसको स्ट्रेच कर दिया जाए। जब स्ट्रेच कर दिया जाए तब मीट्रिक्स फार्मूला डिस्टेंस का ये बन जाएगा जी। ऑर्थोनॉर्मल कब होगा? ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम तब होगा जब v का मॉडुलस इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये इसके v1 सॉरी v1 v2 के स्क्वायर का प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा? ऑर्थोनॉर्मल होगा। इसी तरह टिल्डा सिस्टम द मैट्रिक्स टेंसर्स इज, ये मैट्रिक टेंसर्स याद रखिएगा, जी आई जे C1 C2 C, इनको ऐड कर देना है। इस तरह C1 3 C2 4 को ऐड कर देना है। तो ये इसको याद रखिएगा। मैं अब ज़रा फास्ट जा रहा हूँ, समझा नहीं रहा, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। G इज़ ऑफ अ डिफरेंशिएबल क्लास C2, G इज़ अ सिमेट्रिक कब होगा? आई जे, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। इसका डी एस स्क्वायर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? जी आई जे डी एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स जे। इसी तरह जैकोबियन का है कंट्रावेरिएंट में। हाँ, ये हमने देखा था कंट्रावेरिएंट में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैकोबियन इसके बराबर होगा। इसी तरह जी अगर निकालेंगे तो जैकोबियन ट्रांसपोज इनटू जैकोबियन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आर्क लेंथ है मीट्रिक टेंसर्स की, डी आर और डी टी इसका मॉडुलस, और इसका वो इंटीग्रेशन ले लेंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है आपकी। अगेन ये आपका मीट्रिक टेंसर, फंडामेंटल टेंसर भी बोलते हैं इसको, हम कॉन्जुगेट टेंसर का नाम देंगे। कब? जब जी आई जे नीचे आ जाए, यानी ये
कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट में चेंज हो जाए और पावर -1 आ जाए। ठीक, इसको हम कॉन्जुगेट का नाम देंगे। इस तरह जी आई जे इक्वल टू जी आई जे 0 हो तो इसको हम क्या नाम देंगे कि ये कौन सा टेंसर है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर होगा तो ये बराबर होंगे। ठीक है, 0 के बराबर होंगे दोनों। प्रोडक्ट ऑफ वी आई और वी आई यू आई सॉरी यू आई और वी आई ये किसके बराबर होगा, जी आई जे यू आई और वी जे के बराबर होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह नॉर्मल रियल नंबर का ये अगर हमने नॉर्म निकालना हो या लेंथ निकालनी हो नॉर्म की तो वी इसका स्केयर ले लेंगे, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट को मल्टीप्लाई करके स्केयर ले लेंगे। इसी तरह कास थीटा एंगल निकालना हो तो यू डॉट वी और इसका साथ यूनिट मैग्नीट्यूड लेके ये यू डॉट वी ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये इसके बराबर होता है, इनकी वैल्यूज रख देंगे। डेल डॉट, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डेल डॉट आर एन के बराबर होगा किसमें, मीट्रिक टेंसर में। इसी तरह डेल क्रॉस आर 0 के बराबर होगा। इसी तरह डेल ए डॉट आर ए के बराबर होगा। डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर फाई के बराबर होगा। ये हम मीट्रिक टेंसर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट है दूसरे टेंसर से। इसी तरह ये क्रॉस हमने देखना कि ए क्रॉस बी का अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो ये इसके बराबर होगा बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, इस तरह डेल क्रॉस बी और बी माइनस ए आ जाएगा। दोनों से पहले क्रॉस हो जाएगा, फिर बाद में बी पहले लिख के माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह डेल क्रॉस ए आ जाए तो ये सेम ए बी की तरह ही आ जाएगा, पहले डेल डेल से भी क्रॉस होगा। ठीक है, तो स्केयर बन जाएगा, स्केयर ए बन जाएगा, फिर डेल ए से भी आएगा, डेल डॉट ए भी आएगा, बाद में ये माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 क्रॉस इन ट्रिपल क्रॉस कैसे करने हैं, बी ए आ जाएगा, फिर माइनस डेल बी। स्टूडेंट्स आपके ये MCQs कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आपको ये पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।